अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हार्ट रेट है। हार्ट रेट का मतलब होता है कि एक मिनट में हार्ट कितने बार जो है वो कंट्रैक्ट होता है। मींस कि नंबर ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड 1 मिनट इज़ नोन एज हार्ट रेट। नॉर्मली एवरेज अगर हम फाइंड आउट करें हार्ट रेट की तो वो 72 बीट्स पर मिनट है। यानी एक मिनट में हार्ट जो है वो 72 टाइम्स बीट करते हैं, 72 टाइम्स कंट्रैक्ट होते हैं। लेकिन दिस इज़ द एवरेज वैल्यू, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि अक्सर लोग जो है उसकी हार्ट रेट हर मिनट में डिफरेंट होता है। तो नॉर्मल अगर हम उसको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो दैट इज़ 60 to 80 बीट्स पर मिनट, इसके दरमियान होता है। अगर इसके दरमियान यानी 70 है या 75 है या 65 है, सो दिस इज़ नॉर्मल हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है, सो दिस कंडीशन इज़ नोन एज टैकीकार्डिया। और अगर 60 से लेस है, सो दिस कंडीशन इज़ नोन एज ब्रेडिकार्डिया। लेकिन अगर इनके दरमियान है, सो दैट इज़ नॉर्मल हार्ट रेट। अब हार्ट रेट में वेरिएशन आ सकते हैं, इसमें चेंजेस आ सकते हैं, टेकिकार्डिया भी हो सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया भी हो सकते हैं, बोथ इन द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन का मतलब ये है कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी डिजीज़ अगर टेकिकार्डिया हो जाता है या ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, सो दैट इज़ फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। लेकिन अगर डिजीज़ की वजह से टेकिकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया है, तो दैट इज़ द पैथोलॉजिकल वेरिएशन। तो फिजियोलॉजिकल टेकिकार्डिया तब हो सकते हैं जब एज कम हो, यानी चाइल्डहुड में टेकिकार्डिया होता है। बच्चों में अक्सर हार्ट रेट जो है वो 100 से अबव होता है, 120, 140 तक या 160 तक भी हो सकते हैं। सो इस कंडीशन को हम टेकिकार्डिया नहीं कहेंगे, बल्कि दैट इज़ द फिजियोलॉजिकल कंडीशन। क्योंकि जैसी एज बढ़ती जाती है, एडल्ट एज की तरफ बच्चे जाते हैं, तो ये हार्ट रेट खुद ब खुद कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज कंडीशन में, जिस तरह हमने कार्डियक आउटपुट में बात की थी कि एक्सरसाइज के दौरान बॉडी का डिमांड बढ़ जाते हैं, तो डिमांड को पूरा करने के लिए कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होना चाहिए। और कार्डियक आउटपुट ज़्यादा तब होगा जब आपके साथ ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो या आपके साथ हार्ट रेट ज़्यादा हो। तो इसीलिए एक्सरसाइज कंडीशन में हार्ट रेट ज़्यादा होते हैं, ताकि बॉडी का जो डिमांड है हाई कार्डियक आउटपुट का वो पूरा हो जाए। इसी तरह प्रेगनेंसी में भी, प्रेगनेंसी इज़ आल्सो फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में भी डिमांड ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें भी एक तरफ मदर का अपना डिमांड होता है और दूसरा जो डेवलपिंग फीटस, डेवलपिंग बेबी होता है, उसका भी डिमांड होता है। तो दोनों की डिमांड अगर कंबाइन हो जाए तो दैट इज़ मोर देन द नॉर्मल बॉडी डिमांड, ठीक है। तो इसलिए कार्डियक हार्ट रेट जो है उसमें ज़्यादा होता है, फिजियोलॉजिकल टेकिकार्डिया होते हैं। इसके अलावा इमोशन कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा सिंपैथेटिक इम्पल्स आते हैं टुवर्ड द हार्ट, जो कि हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं। तो हार्ट की जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब फिजियोलॉजिकल ब्रेडिकार्डिया कब होगा? तो स्लीप के दौरान, ड्यूरिंग द स्लीप हार्ट रेट कम होता है, क्योंकि बॉडी एक्टिविटीज़ नहीं होती, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो या फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो, वो कम होते हैं, काम कंडीशन होता है। तो इसी दौरान हार्ट रेट की जो नंबर है, वैल्यू है, वो कम होता है। इसके अलावा एथलीट्स में भी ब्रेडिकार्डिया होता है, क्योंकि एथलीट्स में इनिशियली जब वो हेवी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेता है, तो बॉडी का डिमांड ज़्यादा होता है, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा जो है वो दरकार होते हैं। तो हार्ट रेट इनिशियली ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक्सरसाइज के साथ अडॉप्ट कर जाते हैं, तो फिर हार्ट रेट उसमें कम हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो अडॉप्ट कर पाते हैं अपने आप को। अब
डिज़ीज़ के दौरान ऐसे कौन कौन सी डिज़ीज़ है जिसमें टेकिकार्डिया हो जाते हैं, यानी पैथोलॉजिकल टेकिकार्डिया कब होगा? तो फीवर में चूँकि कोर बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, और जब टेम्परेचर हाई होता है तो बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है बीएमआर, वो भी हाई होता है, यानी बॉडी का डिमांड ज़्यादा होता है। तो डिमांड को मीट करने के लिए हार्ट रेट भी ज़्यादा हो जाते हैं कंपेंसेटिवली, ठीक है। तो फीवर में हार्ट रेट ज़्यादा होगा। इसके अलावा एनीमिया कहते हैं कि जब बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। जब ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन अवेलेबल होते हैं इन द आरबीसी, तो वो जितना ऑक्सीजन उसको मिलते हैं उसको कैरी करते हैं टुवर्ड द टिश्यूज़, और टिश्यू का जो डिमांड होता है वो उसको पूरा कर देते हैं। लेकिन जब हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाते हैं, 10 पे आ जाते हैं, 9 पे आ जाते हैं, 8 पे आ जाते हैं, तो एनीमिया डेवलप होते हैं। एनीमिया में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर नॉर्मल होता है, लेकिन वही ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन नहीं होते, अवेलेबल हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होते हैं। तो जितना हीमोग्लोबिन कंबाइन विद ऑक्सीजन अवेलेबल होते हैं, हार्ट उसको रैपिडली पंप करते हैं ताकि बॉडी का डिमांड पूरा कर ले, तो इसीलिए हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है। हाइपोक्सिया में हीमोग्लोबिन का लेवल तो ब्लड में नॉर्मल होता है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इसमें कम होता है। ठीक है, तो जो अवेलेबल ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर सेल की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो टिश्यू का डिमांड पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वो कम होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है। तो इसीलिए हार्ट बार बार रैपिडली कंट्रैक्ट होता है कि जो अवेलेबल ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसको रैपिडली ट्रांसपोर्ट कर ले टुवर्ड द टिश्यूज़ ताकि उसका डिमांड पूरा हो। मुख्तलिफ ड्रग्स भी ऐसे हैं जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, लाइक एंटीकोलिनर्जिक वो ड्रग्स है जो कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ को डिक्रीज़ करते हैं, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ जो है वो हार्ट रेट को कम करते हैं। तो वो ड्रग जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं, यानी हार्ट रेट फिर इसमें इंक्रीज़ होगा। या दूसरी तरफ वो ड्रग्स जो कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हार्ट रेट को डिक्रीज़ करते हैं। अब ऐसी ड्रग जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करते हैं तो वो फिर हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगी, और वो ड्रग्स जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को एनहांस करते हैं वो फिर हार्ट रेट को भी इंक्रीज़ करेंगे। तो जो ड्रग्स सिंपैथेटिक एक्टिविटी को एनहांस करते हैं दैट इंक्लूड द एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, और जो ड्रग पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक करते हैं यानी एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी करते हैं दैट इज़ द एट्रोपिन, ग्लाइकोपाइरुलेट एक्सेट्रा। हाइपोवोल्यूमिया में जो बॉडी का फ्लूइड लेवल है, पर्टिकुलरली द ब्लड वॉल्यूम, वो कम होता है। तो वो कम वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड जो है वो टिश्यू का जो डिमांड है, ऑक्सीजन डिमांड, वो पूरा नहीं कर सकते। तो इसीलिए हार्ट बार बार धड़कता है ताकि जो अवेलेबल वॉल्यूम है उसको कैरी करे टुवर्ड द टिश्यू और उसका डिमांड जो है समवट उसको पूरा कर ले। हाइपरथायराइडिज्म में जो थायराइड हार्मोन है, थायरॉक्सिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन, वो ज़्यादा होते हैं। तो उसकी ज़्यादा होने की वजह से जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी हाई होते हैं। तो इस डिज़ीज़ में, हाइपरथायराइडिज्म के डिज़ीज़ में, बॉडी का बीएमआर हाई होता है, बॉडी का डिमांड हाई होता है। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए हार्ट रेट भी हाई होता है ताकि कार्डियक आउटपुट उसको पूरा मिल सके। इसके अलावा हाइपर सिक्रीशन ऑफ कैटेकोलेमिन रिलीज़ होता है, सिक्रीट होता है फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड। कैटेकोलेमिन में हमारे पास एड्रेनलिन है,
नॉर एड्रेनलिन है, ठीक है, ये सीक्रेट होता है फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड। तो जब एड्रीनल ग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा कैटेकोलामीन को रिलीज़ करते हैं तो ये कैटेकोलामीन हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, तो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी, जब हार्ट की मसल में कोई डिजीज़ हो, मायोसाइट का कोई डिजीज़ हो, या तो इस्कीमिया हो चुका है कुछ सेल का, या कुछ सेल डेड हो चुके हैं, इन्फार्क्ट हो गई है, तो अब नॉर्मल सेल कोशिश करते हैं कि जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है, जो कार्डिक आउटपुट है, उसको मेंटेन रखें, तो इसलिए वो रैपिडली कंट्रैक्ट होता है। इसके अलावा हार्ट वेल्व्स की डिजीज़ है। हार्ट वेल्व्स की डिजीज़ में ये होता है कि जो ब्लड है वो सही तरह से एक चेंबर से दूसरी चेंबर तक, या एक चेंबर से ब्लड वेसल के अंदर की तरफ पास आउट नहीं होते, तो हार्ट रेट इसलिए इंक्रीज़ होता है ताकि जो कम अमाउंट में ब्लड पास आउट होते हैं वो रैपिडली हो और बॉडी का डिमांड पूरा कर सके। अब कौन सी डिजीज़ है जिसमें ब्रेडिकार्डिया होते हैं? तो हाइपोथर्मिया, दिस इज़ अपोजिट ऑफ फीवर। फीवर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर कम होता है। अब फीवर में आपके साथ हार्ट रेट इंक्रीज़ था कि उनकी डिमांड ज़्यादा था, और हाइपोथर्मिया में डिमांड कम होता है तो हार्ट रेट भी कम होगा। हाइपोथायराइडिज्म इज़ अपोजिट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, इसमें बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है, डिमांड कम होता है। हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई सही तरह से नहीं पहुंचते, डिमिनिश ब्लड सप्लाई टुवर्ड द हार्ट, कोरोनरी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम है, या हार्ट की मसल जो है वो डेड हो चुके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हार्ट की सेल्स डेड है तो वो फिर कंट्रैक्शन नहीं करेंगे, हार्ट रेट भी कम होगा। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ वो होते हैं जो बाय बर्थ हार्ट की एनाटॉमी में कोई प्रॉब्लम मौजूद हो। डीजेनरेटिव प्रोसेस ऑफ एजिंग, ओल्ड एज में जब डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाते हैं तो इसमें भी हार्ट रेट कम होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन, जब बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाते हैं, ठीक है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो जाते हैं, सो दैट इज़ लीड टू द जॉन्डिस। अब बिलिरुबिन का लेवल दो वजह से ज़्यादा होते हैं। बिलिरुबिन कब ज़्यादा होगा? या तो आरबीसी की डिग्रेडेशन ज़्यादा है, ठीक है, हीमोग्लोबिन डिग्रेड होते हैं, इससे बिलिरुबिन बनते हैं, या आपके पास जो पाथवे जिस रूट के थ्रू बिलिरुबिन पास आउट होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट है। तो इन दोनों कंडीशन में बिलिरुबिन का लेवल हाई होता है और जॉन्डिस को काज करते हैं। तो जो जॉन्डिस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से काज होते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी ब्रेडिकार्डिया होगा। इसके अलावा इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यानी ब्रेन के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है CSF का, उसको हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं। तो जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी प्रेशर ऑफ द CSF एंड द ब्रेन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं तो ब्रेन की जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑन द हार्ट है वो डिक्रीज़ होगा, तो हार्ट रेट भी इसके साथ डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा कुछ सर्टन ड्रग्स हैं जो कि हार्ट रेट को डिक्रीज़ करते हैं। मैंने टेकिकार्डिया, पैथोलॉजिकल टेकिकार्डिया में बात की थी, तो कुछ ड्रग है जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, लाइक एंटीकोलिनर्जिक एंड सिम्पैथोमाइमेटिक। अब यहाँ पर हार्ट रेट वो ड्रग्स डिक्रीज़ करेंगे जो सिम्पैथोलाइटिक हो, यानी एंटी सिंपैथेटिक एक्टिविटी उसका हो, फॉर एग्जांपल बीटा ब्लॉकर, या वो ड्रग्स जो कि कोलिनर्जिक एक्टिविटी को यानी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ को प्रोमोट करते हैं, लाइक कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, जिसमें हमारे पास न्यूस्टिग्मिन, पायोस्टिग्मिन एक्सेट्रा आ जाते हैं। अब हार्ट रेट किस तरह रेगुलेट होता है, कौन कौन से सिस्टम बॉडी में मौजूद है जो कि हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं? तो हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो है ये कंट्रोल करते हैं हार्ट रेट को। नर्वस सिस्टम में 3 कंपोनेंट होते हैं जो कि हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं। एक इसमें है सेंटर, वेजोमोटर सेंटर जिसे हम कहते हैं, या कार्डिक सेंटर हम इसे को कहते हैं। दूसरा वो न्यूरोफाइबर जो कि ब्रेन से
सप्लाई करते हैं टुवर्ड द हार्ट, और तीसरा वो नर्व जो कि हार्ट से जाते हैं टुवर्ड द ब्रेन। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं। पहले आ जाते हैं टुवर्ड द कार्डियक सेंटर या वेजोमोटर सेंटर। वेजोमोटर सेंटर मौजूद होते हैं मेडुला ओब्लांगेटा में। मेडुला की बोथ साइड जो है बाइलेटरली उसके दोनों तरफ ये फैला होता है, और नीचे पोन्स की तरफ कुछ हिस्सा इसमें इसका जो है वो पोन्स के लोअर पार्ट पे भी मौजूद होते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं वेजोमोटर सेंटर को। दिस इज़ द वेजोमोटर सेंटर विच लाई इन द मेडुला, और कुछ हिस्सा इसका जो है वो पोन्स में है। मेडुला की दोनों तरफ ये होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ मेड्यूलरी पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो मेडुला की दोनों तरफ ये इस तरह फैला होता है। और अब वेजोमोटर सेंटर के 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट्स है उसके। एक है वेजोकंस्ट्रक्टर एरिया, दूसरा वेजोडाइलेटर एरिया, और तीसरा सेंसरी एरिया। वेजोकंस्ट्रक्टर एरिया जो है इट विल इंक्रीज हार्ट रेट, वेजोडाइलेटर एरिया विल डिक्रीज द हार्ट रेट, जबकि सेंसरी एरिया इन दोनों को रेगुलेट करेंगे। कंस्ट्रक्टर और डायलेटर एरिया दोनों को रेगुलेट करेंगे। अच्छा, वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया जिस तरह मैंने बता दिया कि ये मेडुला में प्रेजेंट होता है, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल के। अब मैंने बता दिया कि मेडुला की दोनों साइड पे आपके पास वेजोमोटर सेंटर प्रेजेंट होता है। जो वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया है दैट लाई एट द लेटरल पार्ट ऑफ द मेडुला और ऑफ द वेजोमोटर एरिया। वेजोमोटर एरिया का जो लेटरल पार्ट है दैट इज़ मेड ऑफ वेजोकंस्ट्रक्टर एरिया। इसका जो मीडियल पार्ट है दैट इज़ मेड ऑफ वेजोडाइलेटर एरिया, जबकि उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है दैट इज़ मेड ऑफ सेंसरी एरिया। तो वेजोकंस्ट्रक्टर एरिया को हम प्रेशर एरिया या कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर कहते हैं। कार्डियो एक्सेलरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं। प्रेशर एरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है। अब ये किस तरह हार्ट को एक्सेलरेट करेंगे, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेंगे? तो वेजोकंस्ट्रक्टर एरिया से मैसेजेस आते हैं, इम्पल्स आते हैं टुवर्ड द हार्ट, और वो इम्पल्स होते हैं एक्साइटेटरी इम्पल्स। तो एक्साइटेटरी इम्पल्स क्या करते हैं? बॉडी की एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं। अब यहाँ पर जो सप्लाई है ये हार्ट की तरफ है, तो ऑटोमेटिकली इसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये जो इम्पल्स आते हैं दैट इज़ एक्साइटेटरी और सिंपैथेटिक इन नेचर, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं। वेजोकंस्ट्रक्टर एरिया इटसेल्फ कंट्रोल होता है फ्रॉम द हायर सेंटर, और हायर सेंटर कौन कौन से हैं? हाइपोथैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये वहाँ से कंट्रोल होता है। वेजोडाइलेटर एरिया दिस इज़ अपोजिट टू द वेजोकंस्ट्रक्टर एरिया। जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में बता दिया कि ये मीडियल पार्ट ऑफ द वेजोमोटर सेंटर में मौजूद होता है, ठीक है, एट द बेस ऑफ द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। इसको हम कहते हैं डिप्रेसर एरिया और कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। कार्डियो इनहिबिटरी का मतलब है कि इट विल डिक्रीज हार्ट रेट, और डिप्रेसर का मतलब है कि इट विल डिक्रीज ब्लड प्रेशर। अब ये किस तरह हार्ट रेट को डिक्रीज करेंगे? तो वेजोडाइलेटर एरिया से जो नर्व फाइबर आते हैं टुवर्ड द हार्ट दैट इज़ पैरासिम्पैथेटिक, और मैंने बता दिया कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट जो है वो हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि वो इनहिबिटरी इम्पल्स लेके आते हैं टुवर्ड द हार्ट। वेजोडाइलेटर एरिया इटसेल्फ कंट्रोल होता है फ्रॉम द हायर सेंटर, एंड दीज हायर सेंटर्स आर सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड हाइपोथैलेमस। इसके अलावा पेरिफेरल रिसेप्टर से भी ये कंट्रोल होता है, लाइक बैरो रिसेप्टर एंड कीमो रिसेप्टर।
और तीसरा पार्ट जो है, जो कि मीडिया पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द वेजोमोटर सेंटर पे मौजूद होते हैं, दैट इज़ द सेंसरी एरिया। जो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द वेजोमोटर सेंटर है, वहाँ पर एक न्यूक्लियस मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रैक्टस सॉलिटेरस। तो ये ट्रैक्टस सॉलिटेरस में मौजूद होता है सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया हार्ट से इम्पल्स जो है उसको बेरोरिसेप्टर से जो इम्पल्सेस आते हैं उसको सेंस करते हैं। अब बेरोरिसेप्टर, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द बेरोरिसेप्टर, यहाँ पर कोई स्टिमुलस आया, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर कम हो गया, क्योंकि बेरोरिसेप्टर जो है वो ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं और इम्पल्स कैरी करते हैं टूवर्ड द सेंसरी एरिया। इम्पल्स जो है ये तो या क्रेनियल नर्व नंबर 9 या क्रेनियल नर्व नंबर 10, इन दोनों के थ्रू ये इम्पल्स कैरी करेंगे इनटू द सेंसरी एरिया। अब सेंसरी एरिया जो है, अगर ब्लड प्रेशर कम है, हार्ट रेट कम है, तो ये स्टिमुलेट करेंगे वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया को, तो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके साथ हार्ट रेट ज़्यादा है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो इसमें ये इम्पल्स जाएंगे इनटू द सेंसरी एरिया, और सेंसरी एरिया जो है वो फिर वेजोडाइलेटर एरिया को स्टिमुलेट करेंगे, और वेजोडाइलेटर एरिया क्या करते हैं, हार्ट रेट को कम कर देते हैं। अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं जो कि हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं, दैट इज़ द मोटर नर्व फाइबर। मोटर नर्व फाइबर जो है ये दो किस्म के हैं, या तो ये सिंपैथेटिक होगी या पैरासिम्पैथेटिक होगी। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो मेडोला से एराइज होकर चले जाते हैं इनटू द हार्ट इन अ फॉर्म ऑफ वेगस नर्व। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है मेडोला, इससे नर्व फाइबर एराइज होते हैं वेगस क्रेनियल नर्व नंबर 10, और ये क्रेनियल नर्व नंबर 10 जाते हैं इनटू द हार्ट। ठीक है, तो हार्ट की तरफ ये इम्पल्स लेके जाते हैं इनहिबिटरी। ठीक है, तो इनहिबिटरी इम्पल्स ये लेके जाएंगे और इनहिबिटरी इम्पल्स की वजह से हार्ट रेट डिक्रीज होगा। ये पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहा हूँ मैं। अब सिंपैथेटिक में क्या होगा, सिंपैथेटिक एराइज होते हैं फ्रॉम द T1 टू द T4। इससे 4 नर्व्स जो है वो एराइज होते हैं जो कि हार्ट को सप्लाई करते हैं। लेकिन ये जो इम्पल्स लेके जाएंगे दैट विल बी एक्साइटेटरी, और एक्साइटेटरी इम्पल्स क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं। तो मोटर नर्व कंट्रोल करते हैं हार्ट रेट को, लेकिन डिपेंड करते हैं नर्व सप्लाई पे। अगर पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्स लेके जाते हैं सो दैट विल डिक्रीज़ द हार्ट रेट, अगर सिंपैथेटिक इम्पल्स लेके जाते हैं तो दैट विल इंक्रीज़ द हार्ट रेट। सेंसरी नर्व फाइबर अगेन, अगर सेंसरी नर्व फाइबर आपके पास सिंपैथेटिक है यानी इंफीरियर सर्वाइकल नर्व है, सो दैट विल कैरी द मैसेज टू द ब्रेन, और ब्रेन से वहाँ पर एक्साइटेटरी इम्पल्स आएंगे मोटर जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेंगे, या पेन रिसेप्टर से इम्पल्स जाएंगे इनटू द ब्रेन और ब्रेन वहाँ पर एक्साइटेटरी इम्पल्स लेके आएंगे, तो हार्ट रेट इसमें इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर डायग्रामेटिकली जो मैंने आप लोगों को ड्रॉ किया वो यहाँ पर दिया गया है कि जो पैरासिम्पैथेटिक है दैट इज़ एराइज फ्रॉम द मेडोला इन अ फॉर्म ऑफ वेगस नर्व जो कि हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेंगे, जबकि सिंपैथेटिक जो है दैट इज़ एराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड T1 टू T4 दैट विल इंक्रीज द हार्ट रेट। अब हार्ट रेट के ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो है वो असरअंदाज होते हैं जो कि हार्ट रेट को या इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं, तो ये फैक्टर्स होते हैं हमारे पास स्टिमुलस जो कि मुख्तलिफ सोर्सेज से एराइज होते हैं।
अब ये सोर्सेज या तो ब्रेन से एराइज होंगे, या कुछ सेंटर से एराइज होंगे, या रिसेप्टर से एराइज होंगे, ठीक है, या दूसरी स्ट्रक्चर से एराइज होंगे। और ये स्ट्रक्चर, ये जो इम्पल्सेस, ये जो स्टिमुलस एराइज होते हैं, ये वेज़ोडाइलेटर एरिया के फंक्शन को चेंज करेंगे। अब वेज़ोडाइलेटर एरिया की हमने पहले बार बार डिस्कस की कि वेज़ोडाइलेटर एरिया का फंक्शन ये है कि ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेंगे। अब ये जो स्टिमुलस है ये वेज़ोडाइलेटर पर किस तरह एक्ट करते हैं? अगर वेज़ोडाइलेटर को ये इनहिबिट करता है तो इसमें फिर हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन ऑफ द वेज़ोडाइलेटर एरिया है डिक्रीज़ इन द हार्ट रेट। ठीक है, वेज़ोडाइलेटर एरिया का नॉर्मल फंक्शन क्या है? डिक्रीज़ इन हार्ट रेट। अब आपके साथ दो किस्म के स्टिमुलस आएंगे। अगर स्टिमुलस एक्साइटेटरी है तो वो वेज़ोडाइलेटर एरिया को स्टिमुलेट करेंगे जो कि हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेंगे। अगर ये इनहिबिटरी है तो वो वेज़ोडाइलेटर एरिया को डिप्रेस करेंगे। अब जब ये डिप्रेस होगा तो हार्ट रेट फिर डिक्रीज़ नहीं होगा बल्कि इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ये कौन से इम्पल्स लेके जाएंगे टुवर्ड द वेज़ोडाइलेटर एरिया। अब जो स्टिमुलस की हमने बात की कि जो एक्ट करेंगे वेज़ोडाइलेटर एरिया पे, वो कहाँ से एराइज होते हैं? तो या तो वो हायर सेंटर से एराइज होंगे। हायर सेंटर कौन कौन से हैं? हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। या रिस्पायरेटरी सेंटर से एराइज होंगी जो कि निमोटेक्टिक और एपिन्यूस्टिक सेंटर है। बेरो रिसेप्टर से एराइज होंगी, कीमो रिसेप्टर से एराइज होंगी, राइट एट्रियम या अपेरेंट नर्व फाइबर से एराइज होंगे। अगर इम्पल्स हायर सेंटर लाइक सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड हाइपोथैलेमस से एराइज होते हैं, पर्टिकुलरली द एरिया 13, एरिया 13 जो है ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मौजूद होता है और बॉडी का जो इमोशनल एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करते हैं। तो ड्यूरिंग इमोशन के दौरान जो हायर सेंटर है, एरिया 13 ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, वो इनहिबिटरी इम्पल्स कैरी करते हैं टुवर्ड द वेज़ोडाइलेटर एरिया। और पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को डायग्रामेटिकली दिखाया कि अगर वेज़ोडाइलेटर एरिया इनहिबिट होते हैं तो इसमें पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होगा, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ क्या करते हैं? हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेंगे। लेकिन इमोशन के दौरान आपका जो इनहिबिटरी इम्पल्सेस हैं, इनहिबिटरी इम्पल्स हैं, तो इनहिबिटरी इम्पल्स क्या करेंगे? वेज़ोडाइलेटर एरिया को ब्लॉक करेंगे। और नॉर्मल फंक्शन ऑफ द वेज़ोडाइलेटर एरिया क्या है? वो डिक्रीज़ इन हार्ट रेट है। लेकिन यहाँ पर वेज़ोडाइलेटर एरिया इनहिबिट हो गया है तो अब उसका फंक्शन जो है अपोजिट हो जाएंगे। अपोजिट इन द फॉर्म ऑफ टेकिकार्डिया होगा। अगर इम्पल्स रिस्पायरेटरी सेंटर से आते हैं, रिस्पायरेटरी सेंटर से इम्पल्स कब आएंगे? जब वो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी उसकी क्या है? इंस्पायरेशन है एंड एक्सपायरेशन है। तो इंस्पायरेशन के दौरान हार्ट रेट इंक्रीज़ होते हैं और एक्सपायरेशन के दौरान डिक्रीज़ होते हैं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इंस्पायरेशन में रिस्पायरेटरी सेंटर जो है वो इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं और ये इम्पल्स इनहिबिटरी है, तो वेज़ोडाइलेटर एरिया को ब्लॉक करेंगे और उसके फंक्शन को अपोजिट करेंगे। नॉर्मल फंक्शन क्या है? डिक्रीज़ इन हार्ट रेट है। अब उसका फंक्शन अपोजिट हो गया तो क्या होगा? इंक्रीज़ इन हार्ट रेट। अब दूसरी तरफ एक्सपायरेशन है, तो एक्सपायरेशन के दौरान रिस्पायरेटरी सेंटर कोई इम्पल्स कैरी नहीं करता, इनहिबिटरी इम्पल्स यहाँ पर नहीं है, तो वेज़ोडाइलेटर एरिया अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और नॉर्मल फंक्शन ऑफ द वेज़ोडाइलेटर एरिया क्या है? डिक्रीज़ इन हार्ट रेट। तो इसी तरीके से रिस्पायरेटरी सेंटर जो है हार्ट रेट को डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ करते हैं। तो ये जो वेरिएशन आते हैं हार्ट के रिदम में कि एक में इंक्रीज़ होता है एक में डिक्रीज़, तो दिस इज़ द लॉस ऑफ रिदम, और लॉस ऑफ रिदम को हम कहते हैं एरिथमिया। तो एरिथमिया ड्यू टू द रिस्पायरेटरी सेंटर इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी साइनस एरिथमिया।
बेरो रिसेप्टर किस तरह हार्ट रेट को रेगुलेट करेंगे? बेरो रिसेप्टर जो है ये पेरिफेरल विसल में मौजूद होते हैं। कहाँ पर होंगे? आर्च ऑफ एओर्टा, जहाँ पर एओर्टा कर्व होते हैं, तो यहाँ पर ये रिसेप्टर मौजूद हैं। और कैरोटिड साइनसेस में ये रिसेप्टर रिस्पांस करते हैं इनटू द ब्लड प्रेशर। अगर आपके साथ ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो चुका है फॉर एग्जांपल, तो बेरो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे। बेरो रिसेप्टर से इम्पल्स जाएंगे थ्रू द ग्लासोफेरेंजियल नर्व एंड वेगस नर्व इनटू द ट्रैक्टस सॉलिटेरिस न्यूक्लियस, जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वेजोमोटर सेंटर है। ट्रैक्टस सॉलिटेरिस जो है वो स्टिमुलेट होंगी और वेजोडाइलेटर भी एरिया भी स्टिमुलेट होंगे। वेजोडाइलेटर एरिया का फंक्शन क्या है? ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज इन हार्ट रेट। अब इसकी बरक्स, अगर हार्ट रेट आपके ब्लड प्रेशर आपके साथ कम है सपोज, तो अगेंस्ट बेरो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगी, इम्पल्स जाएंगी इनटू द न्यूक्लियस सॉलिटेरिस एंड यहाँ पर वेजो डायलेटर एरिया डिप्रेस होगा। तो जब वेजो डायलेटर एरिया डिप्रेस हो जाते हैं तो उसका नॉर्मल फंक्शन अपोजिट हो जाएंगे। तो अपोजिट ऑफ द ब्रेडिकार्डिया इज टेकिकार्डिया। तो इस तरह हार्ट रेट बेरो रिसेप्टर रेगुलेट करते हैं, उस पर इफेक्ट होता है। कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ पेरिफेरल रिसेप्टर्स जो कि रिस्पांस करते हैं इनटू द केमिकल्स। अब यहाँ पर जो केमिकल स्टिमुलेट करते हैं कीमो रिसेप्टर को, दैट इज द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन। ये तीन केमिकल्स कीमो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे। कब स्टिमुलेट होगा? जब ऑक्सीजन कम हो, जिसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, जिसको हम हाइपरकेपनिया कहते हैं, और जब हाइड्रोजन ज़्यादा हो, जिसको हम कहते हैं एसिडोसिस। तो ये तीन कंडीशन में कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा। और जब कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो इम्पल्स कैरी करेंगे इनटू द वेजोडाइलेटर एरिया, और वो इम्पल्स होगी इनहिबिटरी। तो वेजोडाइलेटर का नॉर्मल फंक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएंगे, यानी हार्ट रेट अब इंक्रीज होगा। अब राइट एट्रियम किस तरह हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं? जब आपके पास प्रीलोड ज़्यादा हो, यानी ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा ज़्यादा हो, जिसको हम वेनस रिटर्न कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल्स के साथ इसको डिस्कस किया है। तो अगर आपके पास प्रीलोड या वेनस रिटर्न ज़्यादा है तो वो जब राइट एट्रियम के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो राइट एट्रियम की मसल ज़्यादा स्ट्रेच होंगे कि उनकी ब्लड ज़्यादा है। तो जैसे वो ज़्यादा स्ट्रेच होंगे तो वहाँ पर मौजूद रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा और वो इम्पल्स लेके जाएंगे इनटू द वेजोडाइलेटर एरिया, और वो इम्पल्सेस होंगी इनहिबिटरी। तो वेजोडाइलेटर एरिया का नॉर्मल फंक्शन क्या है? डिक्रीज इन हार्ट रेट। तो अब इसके इनहिबिशन की वजह से वो नॉर्मल फंक्शन अपोजिट हो जाते हैं, और अपोजिट ऑफ द नॉर्मल फंक्शन इज द टेकिकार्डिया, इंक्रीज इन हार्ट रेट। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड वेन ब्रिज रिफ्लेक्स। अब इसकी अपोजिट कंडीशन की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल वेनस रिटर्न डिक्रीज हो चुके हैं, अगेन जो है यहाँ पर राइट एट्रियम की जो मसल है वो कम स्ट्रेच होंगी। तो जब वो कम स्ट्रेच होंगी तो यहाँ पर मौजूद रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होंगे, तो कोई इम्पल्स नहीं जाएगा टुवर्ड द वेजोडाइलेटर एरिया। तो जब इनहिबिटरी इम्पल्स ना हो तो वेजोडाइलेटर एरिया अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और नॉर्मल फंक्शन क्या है वेजोडाइलेटर एरिया की? डिक्रीज इन हार्ट रेट। तो ये अगेन वेनस रिटर्न पर डिपेंड करते हैं। अगर वेनस रिटर्न ज़्यादा है तो हार्ट रेट भी ज़्यादा होगा, अगर वेनस रिटर्न कम है तो हार्ट रेट भी कम होगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड वेन ब्रिज रिफ्लेक्स। और लास्ट वन है दैट इज इम्पल्सेस फ्रॉम द अपेरेंट नर्व। अपेरेंट नर्व वो होते हैं जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं टुवर्ड द ब्रेन। अब अगर फॉर एग्जांपल नेज़ल म्यूकोज़ा, जो नोज़ की म्यूकोज़ा है, इसके रिसेप्टर को अगर हम स्टिमुलेट कर लें
तो उससे इम्पल्स जाएंगी एक्साइटेटरी इम्पल्स इनटू द ब्रेन, ठीक है, और वहाँ से इम्पल्सेस आएंगी पैरासिम्पथेटिक इनटू द हार्ट, और पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास इम्पल्स फ्रॉम द पेन रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन की वजह से इम्पल्स प्रोड्यूस होते हैं और वो इम्पल्स जाते हैं इनटू द ब्रेन, तो वो इनहिबिटरी इम्पल्सेस होंगे, और वो इनहिबिटरी इम्पल्स वेज़ोडाइलेटर एरिया की जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज़ करेंगे। तो जब उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ हो जाएंगी तो हार्ट रेट फिर इंक्रीज़ होगा, यानी टैकीकार्डिया होगा। सो ये वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं। लेट मी समराइज़। जिस तरह मैंने बता दिया कि अगर पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटीज़ स्टिमुलेट होते हैं, पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटीज़ को हम वेगल टोन भी कहते हैं, तो या अगर पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ है या वेगल टोन इंक्रीज़ है तो इसमें हार्ट रेट आपका जो है वो कम होगा। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वेगल टोन को इंक्रीज़ करते हैं? दैट इज़ द एक्सपायरेशन, ठीक है, impulses from the hypothalamus preoptic particularly and impulses from the baroreceptors, जब ब्लड प्रेशर कम होता है। अब दूसरी तरफ हार्ट रेट कब इंक्रीज़ होगा? जब आपके साथ पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी यानी वेगल टोन कम हो। तो जब वेगल टोन कम होता है तो सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगे। तो वो कौन से फैक्टर है जो कि सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं? दैट इज़ द इंस्पायरेशन, stimulation of the area 13 in the cerebral cortex, chemoreceptor, hypoxia, hypercapnia and acidosis, और हाई प्रीलोड या हाई वेनस रिटर्न, ठीक है। तो ये वो फैक्टर्स थे जो कि हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल इफेक्ट करते हैं, या तो हार्ट रेट इंक्रीज़ करेंगे या हार्ट रेट डिक्रीज़ करेंगे। सो ये था हार्ट रेट के हवाले से लेक्चर। इसमें हमने नॉर्मल हार्ट रेट, पैथोलॉजिकल वेरिएशन और फिजियोलॉजिकल वेरिएशन दोनों पढ़े। फिर हमने उसकी कंट्रोल सिस्टम पढ़ा और फिर फैक्टर जो इस पर हार्ट रेट को इफ़ेक्ट करते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, उसको डिस्कस किया। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, किसी को समझ नहीं आती कोई पॉइंट, तो वो फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।